हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जुलाई 2024 को जो क्लास 12 के फिजिक्स का मंथली टेस्ट हुआ है, उस मंथली टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आज हम लोग हल करने वाले हैं। आप इस हल को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बड़ा ही अनूठे तरीके से, बहुत अलग तरीके से आपको इसको हल करना सिखाया जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में अप्रोच कैसे लगाते हैं, कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है। और जब बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम कैसे हल करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। चलिए आगे आते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा आज का कि एक चालक में 4.8 एम्पियर की करंट बह रही है। चालक से प्रति सेकेंड, हर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह जा रहे हैं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, इसको पता लगाइए। तो सिंपल सी बात है जी, आवेश बराबर होता है धारा गुने समय, ये एक फॉर्मूला है। आवेश का एक और फॉर्मूला होता है Ne = IT। Q की जगह में Ne रख देंगे। यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए N बराबर हो जाएगा IT/E। हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा बहने वाली धारा का मान गुने समय कितना है, 1 सेकेंड। कैसे जान गए? देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है प्रति सेकेंड, हर 1 सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन बहेगा वो निकालना है। तो हम समय का मान कितना रख देंगे, 1 सेकेंड। और आवेश का मान कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻⁻19। काट-कूट करेंगे, ये 16 × 48 3 बार में जाएगा, ऊपर में बचेगा 3 और नीचे में बचेगा 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻19 की जगह हो जाएगा सीधे +19। इतने इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकेंड में बह रहे हैं, जो अरबों खरबों से भी बड़ी संख्या है। अरबों खरबों तो इसके सामने बच्चा है जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सिंपल सी बात है जी, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए समानुपात का मतलब समझिए, समानुपात का मतलब होता है कि अगर इसको मारेंगे तो इसको भी दर्द होगा। फिल्म का डायलॉग है ना कि देखते हैं फिल्म में जो है हीरोइन जो है खड़ी होती है और हीरो को गुंडा मारता है तो दर्द किसको होता है? हीरोइन को होता है। तो वही है, ये हीरो है और ये हीरोइन है। हीरो को जो कीजिएगा वही चीज़ इसके साथ होगा। मतलब अगर आप इसके मान को, लंबाई को बढ़ाइएगा तो आर का भी मान बढ़ेगा, लंबाई को घटाइएगा तो आर का भी मान घटेगा। कैसे घटेगा? जितना बढ़ाइएगा उतना ही। जैसे इसको दुगुना कीजिएगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा, इसको आधा कीजिएगा तो ये भी आधा हो जाएगा। मतलब इसके साथ जो छेड़छाड़ कीजिएगा लंबाई के साथ, प्रतिरोध के साथ भी वैसा ही बदलाव आएगा। बस इसी का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। लंबाई में 0.1% की वृद्धि होती है तो प्रतिरोध में भी 0.1% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन हो जथुन? ऑप्शन नंबर सी हो जथुन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग Vd में क्या संबंध है? सीधे फॉर्मूला ही होता है जी, Vd बराबर होता है E/τ/m। एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से इन सबको कांस्टेंट मान ले, E, m और τ को, समय को, मास को, द्रव्यमान को और इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर हम कांस्टेंट माने तो यहाँ एक समानुपात का चिन्ह आएगा। कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो बराबर हटाकर समानुपात का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भी समानुपाती E। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है हमारा, एक चालक में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड में बहता है तो धारा का मान बताइए। अरे भाई सिंपल फॉर्मूला है, I बराबर होता है Q/T। आवेश का मान है 4 कूलमवा और धारा बहता है 2 सेकेंडवा तक, कट-कुट के हो जाएगा 2 एम्पियरवा। देखिए क्या है 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखिए, 100 सेंटीमीटर लंबे और 2 mm व्यास के तार का प्रतिरोध दिले है। इसका प्रतिरोधकता क्या होगी? देखिए सबसे पहले नहीं समझ में आए तो हम आपको बोलेंगे
कि जो पूछ रहा है उसको पकड़िए। पूछ क्या रहा है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, अब तुमको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो घंटा बनेगा तुमसे, नहीं बनेगा। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, ये होता है फॉर्मूला। ये हमारा एक चालक तार है, ये चालक तार की लंबाई L है, इसका जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल है A, और हमको ये निकाला। तो दिया क्या क्या है, डेटा देखते हैं। तो डेटा हमको देखिए प्रतिरोध का मान दे ले, तो R का मान आया है आपका 1 mm, उसी को अगर मीटर में बदलिएगा तो 1 × m, ये जो m है इसका मतलब होता है मिली, मिली माने 10⁻³ और कुछ होना मिली, ये है मिली। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ m। तो हमारा का मिली, प्रतिरोध के मान मिली 10⁻³ मीटर, ये मीटर में मिला। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे, R की जगह रखेंगे 10⁻³ स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, और ये कट के आ जाएगा पाई × 10⁻⁻6 मीटर, नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल है। तो चलिए सब कुछ तैयार है। प्याज भी काट लिया गया, तेल भी डाल दिया गया, मर्चा वगैरह सब रेडी है, बस डालना है कढ़ाई में और भूंज के बना देना है। तो ये कढ़ाई उठाइए, फार्मूला R का मान कितना है 0.7 गुने L का मान कितना है 1 मीटर, बट्टा में 1 रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0.7 × पाई का मान तोड़ेंगे तो 22/7 गुने, और ये बच जाएगा 10⁻⁻6, ये बच जाएगा। देखिए ये यहाँ से 0 उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 चला जाएगा और बच जाएगा 22/10 गुने 10⁻⁻6। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 22 में 10 से भाग कीजिएगा तो 2.2 × 10⁻⁻6, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और जो भी आंसर आएगा वो ओम मीटर में आएगा। ओम मीटर में इसलिए आएगा क्योंकि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? जो पूछे उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर पता कीजिए कि क्वेश्चन में उस फॉर्मूला में जो जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसमें से किसका किसका मान दिया है, और किसका किसका मान डायरेक्ट दिया है, किसका किसका मान डायरेक्ट नहीं दिया है। जिसका मान डायरेक्ट नहीं दिया होगा उसके लिए हिंट दिया होगा। जैसे यहाँ देखिए एरिया नहीं दिया था लेकिन उसका हिंट दिया था, व्यास दिया था, तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए। यही टेक्निक आपको एग्जाम में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता E और धारा घनत्व J और प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा E = J/K। किसी तार का T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग प्रतिरोध दिया गया है, तो उनके बीच क्या संबंध है। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है, T डिग्री ताप पर प्रतिरोध बराबर होता है 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध इंटू कोष्ट 1 प्लस ताप गुणांक गुने ताप। जिस ताप पर आपको प्रतिरोध निकालना है वो ताप, और ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है हमारा ताप गुणांक। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका मान अलग अलग होता है, यही फॉर्मूला है। प्लस होगा तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालकों का या धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। तो अर्धचालक में कौन कौन आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। इसलिए किसका ताप बढ़ाने पे किसका प्रतिरोध घटेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि वे अर्धचालक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ये जो ताप गुणांक अल्फा होता है वो आपको अर्धचालकों के लिए उसका मान ऋणात्मक होता है। तो अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं है। ये जो भी दिख रहा है ये सब धातु है, इनके लिए ताप गुणांक ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी।
अब आते 10, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। अति चालक जो पदार्थ होते हैं सुपर कंडक्टर, उनकी चालकता अनंत होती है, मतलब उनसे एकदम बेधड़क बिना रोक टोक करंट बहता है। उनकी चालकता का मान अनंत और प्रतिरोधकता का मान 0 होता है। दो प्रतिरोध है R1 और R2। R1 का मान R2 से बड़ा है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी प्रतिरोध हो, अगर उनको समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिएगा तो उनको जोड़ने से एक पूरे सर्किट में एक नया प्रतिरोध बनेगा जिसको तुल्य प्रतिरोध R कहते हैं। और इस R का मान हमेशा समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों से कम आएगा। यानी ये जो R है वो R1 से भी छोटा है और ये जो तुल्य प्रतिरोध R है वो R2 से भी छोटा आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये तो प्लस दे दिया है, बकवास है। R1 से देखिए यहाँ बोल रहा है R1 से बड़ा है R। देखिए ये जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ पूंछ होता है वो छोटा होता है। तो कह रहा है कि R का मान R1 से बड़ा है, जबकि हम देख रहे हैं R का मान R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो और बकवास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, प्रत्येक 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित किए गए। अब देखिए कह रहा है कि कोई शीर्ष पकड़ लीजिए, कोई 2 शीर्ष पकड़ लीजिए त्रिभुज का और उसके शीर्ष के अक्रॉस आप क्या निकालिए, समतुल्य प्रतिरोध। देखिए हम इन 2 शीर्षों को पकड़े, आप कोई भी पकड़ सकते हैं। जिस शीर्ष को आप पकड़िएगा उस वहाँ से एक तार निकाल देना है, एक तार। इसको नाम देना है टर्मिनल ए, इसको नाम देना है टर्मिनल बी। ठीक है, टर्मिनल नाम देना है। अब देखिए अगर यहाँ से करंट आई बहाइएगा तो ये करंट आगे जाके बंटेगा किरचॉफ के पहले रूल के अनुसार, क्योंकि यहाँ जंक्शन है, 3 तार है, एक आने वाला 2 जाने वाला। इस पाइप से पानी आएगा, वो पाइप आगे जाके फुटुक जाएगा 2 पाइप में, तो कुछ पानी ऊपर वाले पाइप में जाएगा, कुछ पानी इधर वाले पाइप में जाएगा। ये वाला जो पाइप है, ये पाइप से पानी इससे ऐसे गुजर होते हुए यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से ऐसे सुट से ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, वही पाइप है, ये पाइप बस खाली मुड़ा हुआ है और वही पानी जो है इस पाइप से, यानी वही करंट इस पाइप से होते हुए फिर गुजर हो करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। और ये वाला जो I2 वाला जो पाइप का पानी है, ये जो करंट है ये भी गुजर करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, दोनों मिलके फिर खुसर I बन जाएगा। मतलब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इन दोनों प्रतिरोधों से सेम धारा बह रही है। जिन प्रतिरोधों से सेम धारा बहती है वो आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो ये दोनों आपस में सीरीज में, तो सीरीज वाला आपस में जुटा है, क्या होता है, जुट जाता है। तो ये दोनों आपस में जुट के एक नया प्रतिरोध बना लेंगे, इनका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। और ये जो नीचे वाला है, अभी भी देखिए, अभी भी जब मिल के जो 4 ओम हो जाएगा, अभी भी इनसे करंट बहाइएगा तो इससे जाएगा I1, इससे जाएगा I2। अगर 2 प्रतिरोधों से अलग अलग करंट बह रहा है सर्किट में तो वो दोनों क्या माने जाएंगे, जनरली वो दोनों पैरेलल में माने जाते हैं। ये पैरेलल और ये भी पैरेलल, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीधे डायरेक्ट ट्रिके बताते हैं आपको। अगर 2 को प्रतिरोध रहेगा तो उसका सीधे फॉर्मूला है कि दोनों को आपस में गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ से भाग कर दीजिए, हो गया। तो हो जाएगा 8/6। अब कहेगा कैसे हो गया, अरे भाई वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जी। 2 को प्रतिरोध जब रहता है तो वही तो लगाए हैं, कट कुट के हो जाएगा 4/3। देखिए 4/3 हमारा दोस्त किधर गया, ये ऑप्शन नंबर ए में 4/3 आंसर आएगा। देख रहे हैं कैसे बनाते हैं, एकदम उड़ाते जाना, धुआं उड़ा देना। किरचॉफ का बिंदु नियम में किस सिद्धांत का पालन करता है, देखिए सेकेंड लॉ है किरचॉफ का, जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है पास का जो नियम है या बंद लूप का जो नियम है, वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, उस पे आधारित है। और किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो एक क्या बात याद रखिएगा, जैसे ये बोर्ड एक समविभवी तल है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कूदा के यहाँ ले आते हैं इस बिंदु का। चूंकि ये समविभवी तल है तो जैसे यहाँ का भी वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट, यहाँ का भी विभव है 10 वोल्ट, वोल्टेज नहीं सॉरी विभव, इस बिंदु का विभव 10 वोल्ट, इस बिंदु का भी विभव 10 वोल्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से कूदा के यहाँ लाए।
अब इसको लाने में कुछ काम होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर होता है वो आवेश का मान गुने दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं Q इंटू अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। विभवांतर माने विभवों का अंतर, अंतर माने माइनस। अब जरा गौर से देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, यहाँ का विभव कितना है 10, यहाँ का विभव कितना है 10, 10 में से 10 गया क्या हो जाएगा, सब जीरो, जीरो बन के हीरो। यानी किसी समविभवी तल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश को ले जाने में कोई काम नहीं होता है, किया गया कार्य जीरो होता है, यानी कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, निम्न एवं उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किसी विभव मापी की तार को बढ़ाने से संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, जैसे ये विभव मापी है, संतुलन का मतलब होता है जब ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से तार निकलते हुए कोई जॉकी होता है, हुक टाइप का होता है, यहाँ पे ये तार लगा हुआ है, कांस्टेनन या मैग्नीन का तार होता है, उस पर हम इसको सरकाते हैं और ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में बहने वाला धारा का मान जीरो हो जाए, उसी को संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो मान लेते हैं किसी बिंदु P पर रखा हुआ है तार को, उस समय संतुलन की स्थिति बना है, यहाँ धारा का मान जीरो है। अब क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर ये तार को हटाकर 1-2 मीटर और जोड़ दिया गया, फिर तब ले जाके जोड़ा गया इसमें। उससे इसकी स्थिति पर, इस संतुलन की स्थिति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से संतुलन की बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतुलन की बिंदु पर फर्क कैसे पड़ता है, फर्क पड़ता है ये इसके कारण, यहाँ जो ये सेल लगा उससे, और ये जो रियोस्टेट को इधर उधर कीजिएगा उससे फर्क आता है, लेकिन इससे फर्क नहीं आएगा। तो क्या होगा, संतुलन का बिंदु जहाँ मिल रहा था, या अगर यहाँ पे रखने पर गैल्वेनोमीटर में करंट का मान जीरो था, तो तार का लंबाई बढ़ाने के बाद भी यहीं पे जीरो रहेगा, वो कहीं और रहेगा नहीं। तो उतनी ही लंबाई पर, जितना लंबाई पे आपको मिल रहा था, कहाँ से लंबाई मापते हैं, यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ 1 मीटर और ये मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर पे मिल रहा था, तो 1.2 मीटर पर ही मिलेगा, भले आगे उस तार को कितना भी लंबा आप जोड़ दीजिए। पोटेंशियोमीटर में जनरली 5 मीटर लंबा तार जोड़ा जा सकता है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल को देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है सेल का विभवांतर जोड़ धारा गुने उसका आंतरिक प्रतिरोध। जैसे मान गए ये एक सेल है, आप मार्केट से एक सेल खरीद के लाए, उस सेल पर मार्किंग दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। आज जब आप उसको वोल्ट मीटर से जोड़ के नाप रहे हैं तो वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज आया मात्र 1.3 वोल्ट। तो आप सेल का वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, डिब्बा पर लिखा हुआ है, उसके पैकेट पर लिखा हुआ है, और आप नाप रहे हैं, आप जो है मापे तो आपको आया 1.3 वोल्ट। तो ये 0.2 वोल्ट गया कहाँ, ये 0.2 वोल्ट वो खुद सेल खा जाता है। बैटरी या सेल भी विद्युत को खाता है, क्यों, और हर सेल के अंदर अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब करंट, देखिए सेल से करंट निकल के और जब वो करंट लौटती है और जब वो बैटरी के अंदर से गुजर रही होती है, तब उस करंट को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और इस दौरान कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जैसे यहाँ ड्रॉप हो गया। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है उसका एक्चुअल वोल्टेज जोड़ उसका आंतरिक प्रतिरोध के कारण जितना वो वोल्टेज खा रहा है वो, ये है। तो इसका मापन हम लोग करते हैं विभव मापी से, जो अभी अभी आपको मैंने दिखाया पिछले क्वेश्चन में, पोटेंशियोमीटर से इसका मापन होता है। और ये जो वोल्टेज मापते हैं इसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल का माप होता है, तो वोल्ट मीटर से नहीं होता, पोटेंशियोमीटर से, जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सिंपल सी बात है जी। एक अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया है, किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। आवेश अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो है मान लेते हैं 1e है, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e होता है, e का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और ये जो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये जो किया गया कार्य
कार्य का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कार्य करने की ही क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ, देखिए एक कोई सेल है, एक कोई मार्केट से आपने सेल लिया, उसका विद्युत वाहक बल दिया है। विद्युत वाहक बल दिया है कितना, 1.5 वोल्ट दिया है। आंतरिक प्रतिरोध इसका दिया हुआ है 0.5 ओम, और सेल एक बाहरी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा छोड़ता है, यानी ये जो बैटरी है या ये जो सेल है ये 1 एम्पियर का करंट छोड़ता है। तो सेल का विभवांतर क्या होगा, अभी भी तो आपको मैंने बताया था कि सेल के पास दो वैल्यू होता है, एक होता है उसका विद्युत वाहक बल, एक होता है उसका विभवांतर, और एक होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध के कारण खाए जाने वाला वोल्टेज। विभवांतर जो डिब्बा पर लिखा होता है, विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट मैक्सिमम होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी सेल या बैटरी जितना लिखा रहता है उतना नहीं देता है, उससे थोड़ा कम ही वोल्टेज देता है। और वो जो वोल्टेज या वो जो वोल्ट या विभवांतर वो देता है परिपथ में, उसी को विभवांतर कहते हैं भी। क्यों कम हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है क्योंकि कुछ उसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है, उसके अंदर भी कुछ प्रतिरोध है जो कुछ वोल्टेज को खा जा रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं, ओम के नियम से वोल्टेज या विभवांतर बराबर होता है बहने वाली धारा। सेल के अंदर कितना धारा बह रहा है, 1 एम्पियर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम। तो जब इसको गुना करेंगे तो सब हो जाएगा 0.5। तो 1.5 वोल्ट में 0.5 यही खा जा रहा है, विभवांतर नहीं निकल जाएगा जी। इसको इधर ले आइएगा तो 1 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो जाएगा और सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़े में काटकर उनके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये एक तार है, इसका प्रतिरोध है 1 ओम। अब इसको 4 बराबर भागों में हम तोड़ देते हैं, 4 बराबर टुकड़ों में हम काट दे रहे हैं, उस तार को काट दिए। तो देखिए जब इसकी लंबाई L थी तब प्रतिरोध का मान कितना था, 1 ओम था। अब इसकी लंबाई क्या है, L/4 है। एक टुकड़े का लंबाई L/4, 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 4 बराबर टुकड़ों में काट दिए। इन सब को जोड़िएगा तो फिर L निकल जाएगा। आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि किसी तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब ये हीरोइन है, ये हीरो है, या ऐसा समझिए ये हीरो है, ये हीरोइन है। हीरो को अगर मारता है गुंडा तो हीरोइन को भी दर्द होता है कि नहीं, वही बात है। लंबाई को अगर काटिएगा तो प्रतिरोध भी कटेगा। लंबाई को अगर आप दुगुना कीजिएगा तो प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई को आधा कीजिएगा तो प्रतिरोध भी आधा होगा। तो सिंपल सी बात है, लंबाई को आप कितना किए 1/4, तो प्रतिरोध का मान भी हो जाएगा 1/4। अब प्रतिरोध का मान पहले कितना था 1, अब कितना हो जाएगा 1/4। तो जितने भी टुकड़े हैं उन सभी टुकड़ों का प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम। 1/4 को ही हम लोग 0.25 भी हम लोग कहते हैं, यानी 0.25 ओम हो जाएगा हर टुकड़े का प्रतिरोध। चलिए अब हमको क्या निकालना है, इन टुकड़ों को समांतर क्रम में हमको जोड़ना है। इन टुकड़ों को जोड़ना है कैसे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन टुकड़ों का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। अरे भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जब एक से अधिक प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उन सभी प्रतिरोधों का मान अगर आपस में बराबर हो जाए तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई एक प्रतिरोध लीजिए और उनकी संख्या से भाग कर दीजिए। तो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। सबका प्रतिरोध का मान तो 0.25 ओम है, कोई एक प्रतिरोध लीजिए 0.25 और उनकी संख्या क्या गो है जी, 4 टुकड़ा है, 4 से भाग कर दीजिए, हो गया, निकल जाएगा। आप 0.25 नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं 1/4 ले लीजिए और 4 टुकड़ा है तो ऐसा हो जाएगा। देखिए मेन बटाई है, छत पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, धंस के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/16। अब ये जिसको नहीं आता है हाथ जोड़ते हैं आप, तो आपको फिजिक्स नहीं आने वाला, ठीक है। ये कैलकुलेशन का टेक्निक आपको आना चाहिए।
तो ये 4 नीचे आएगा, 1/16 ओम समतुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है V²/R×T। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। कह रहा है विभवांतर क्या हो? अगर स्थिर हो, वोल्टेज का मान अगर स्थिर हो, और थोड़ा देर के लिए समय को भी मान लेते हैं हम, उस केस में कांस्टेंट लेके चले थोड़ा देर में। तो इस फार्मूला से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस फार्मूला से हमें यही दिखाई दे रहा है कि ऊष्मा में और प्रतिरोध में उल्टा रिलेशन होता है। और आपको थोड़ा देर पहले बताया है समानुपात का नियम। एक होता है समानुपात, जैसे y समानुपात x, सीधा रिलेशन होता है। अगर इसको दुगुना कीजिएगा तो इहो दुगुना हो जाएगा, इसको आधा कीजिएगा तो इहो आधा हो जाएगा। और एक होता है व्युत्क्रमानुपात, ऊपर और नीचे का रिलेशन होता है, उल्टा होता है, इनमें उल्टा रिलेशन होता है, इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। यानी एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा। जैसे प्रतिरोध को अगर दुगुना कीजिएगा तो हीट आधा हो जाएगा, और प्रतिरोध को यदि आधा कीजिएगा तो उसका उल्टा कर दीजिए, हीट कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात का नियम, उल्टा रिलेशन होता है। यहाँ क्या कर रहा है? प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? अरे भाई ऊष्मा दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध में और इसमें उल्टा रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, 15 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब का रेटिंग है, और दूसरे का है 60 वाट 220 वोल्ट। ये वाट क्या होता है जी? वाट तो शक्ति का मात्रक होता है। तो किसी बल्ब का शक्ति होता है, शक्ति के भी बहुत सारे फार्मूला है। जैसे एक फार्मूला होता है V²/R, एक होता है VI, एक होता है I²R। 3 फार्मूला है। आप कौन सा यूज करेंगे? तो कह रहा है उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात निकालिए। यानी आपको 2 बल्ब दिया हुआ है, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, दोनों का शक्ति और वोल्टेज दिया हुआ है। आपको उनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं इस प्रतिरोध का, इस बल्ब का प्रतिरोध है R1, इस बल्ब का प्रतिरोध है R2। एक फॉर्मूला होता है, इस बल्ब का शक्ति P1 बराबर हो जाएगा इस बल्ब का वोल्टेज का स्क्वायर बटा इसका प्रतिरोध, और इसका शक्ति बराबर हो जाएगा इसका वोल्टेज का स्क्वायर बटा इसका प्रतिरोध। इसको इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा V² बराबर हो जाएगा P1 R1, और यहाँ हो जाएगा V² बराबर हो जाएगा P2 R3। अब जरा गौर से देखिए, दोनों समीकरण में LHS दोनों का बराबर है। अगर वोल्टेज दोनों का सेम हो, देखिए 220 वोल्ट 220 वोल्ट, अगर वोल्टेज सेम हो, LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होंगे, तब हो जाएगा, तब समीकरण हो जाएगा P1 R1 इक्वल टू हो जाएगा P2 R3 के। और हमें यही तो निकालना था। क्या निकालना है? हमें निकालना था उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात। अनुपात माने होता है बट्टा। पहले कौन दिया है? ये वाला। तो इस बल्ब का प्रतिरोध और इस बल्ब के प्रतिरोध, यानी R1 बट्टा R2 निकालना था। एक काम करते हैं, R3 कहाँ से आ गया जी? अरे बाप रे बाप, R3 कहाँ से आ गया? ये तो R2 वाला ना है। चलिए बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए आगे आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा R1 बट्टा R2, और इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा P2/P1। और P2 का मान दिया है, कितना दिले है जी? P2 का मान 60, P1 का मान कितना दिया है? 15 चौका 60, यानी 4/1। इसी चीज़ को, अनुपात को हम ऐसे भी लिखते हैं, R1 बट्टा R2 का मान आया 4/1। अब उसी चीज़ को तेका घुमा के लिख देंगे, ऊपर वाला को पहले लिखते हैं, बट्टा को हम ऐसे लिख देते हैं, और R2 उसी तरह 4 को ऐसे लिखेंगे। ये जो बीच में जो ये डिवाइडर लगा हुआ है उसको ऐसे भी लिखते हैं, 4:1। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। समझ गए कैसे बन रहा है? आगे बढ़ते हैं। R त्रिज्या और N फेरो वाली एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा? तो किसी वृत्ताकार कुंडली के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला का सूत्र होता है V बराबर μ0NI/2R, जहाँ N इसमें लपेटे गए तारों की संख्या, फेरों की संख्या, I इसमें बहने वाले करंट का मान, μ0 तो आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, और R क्या है? ये वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या।
अब कह रहा है कि उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती है। भाई सिंपल सी बात देखिए, एक होता है समानुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपात। देखिए समानुपात जब लगाना हो तो देखिए ये जो कांस्टेंट है, देखिए संख्या और ये म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाइए तो बराबर भी हट के समानुपात हटता है। किसी समीकरण से जब हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो बराबर गायब होकर समानुपात लग जाता है। बी समानुपाती हो जाएगा धारा के, और बी समानुपाती हो जाएगा, देखिए 2 भी गायब कर देंगे तो नीचे में है आर। तो देखिए यहाँ समानुपात का रिलेशन नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र और त्रिज्या में व्युत्क्रमानुपात का रिलेशन है। समानुपात का रिलेशन किसके साथ है, करंट के साथ है, तो बी समानुपाती आर होगा। तो करंट किसके समान, चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होगा, धारा के सीधे समानुपाती और त्रिज्या के 1/r के समानुपाती। कौन सा ऑप्शन होगा, धारा और r के नहीं, n और r के, धारा और 1/r के, ये ऑप्शन देखिए बी सीधे सीधे करंट के समानुपाती होगा और त्रिज्या के मामले में 1/r के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आते हैं, किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बायो सवार्ट के नियम में जैसे तार है, इसमें करंट बह रहा है, तो हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इस छोटे से टुकड़े को बोलेंगे धारा अल्पांश। इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो बायो सवार्ट का नियम कहता है कि इस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मान लेते हैं b है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े के कारण जो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम छोटकू चुंबकीय क्षेत्र db मानते हैं। और ये जो छोटा चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान इस तार में बहने वाली धारा अवयव के समानुपाती होता है। ठीक है, आइडियल साइन थीटा का समानुपाती होता है। और ये जो dB का मान होता है इस तार से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र में और r में कैसा संबंध है। तो चुंबकीय क्षेत्र में और r में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। उल्टा संबंध को ही व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। तो समानुपात नहीं होगा, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात होता है। r का व्युत्क्रमानुपात नहीं होगा, r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपात है। देखिए r के पावर क्या है, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। तो उसका सीधा सीधा यही वैल्यू होता है EVR/2, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। किसी लंबे एवं सीधे धारावाहिक तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 मिली टेस्ला है। देखिए ये तार है, इस तार में करंट बह रहा I, ये लंबे एवं सीधे तार में करंट I बह रहा है। इसके कारण किसी ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु पर इस तार के कारण वो विद्युत क्षेत्र का मान है, विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो है 2 मिली टेस्ला और ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ आप पढ़े होंगे। किसी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम एक लूप की कल्पना करते हैं, एक वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक बंद लूप बनाती है, वृत्तीय लूप। किसी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होती है और ये जो दूरी हो जाएगा उस केस में इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, B बराबर होता है μ0 I/2πr। हमको तो ये I निकालना है। तो एक काम करेंगे, सबको इधर ले चलेंगे। तो सबको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा B × 2π × R/μ0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। B का मान कितना है, 2 मिली टेस्ला। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन बनाइएगा न्यूमेरिकल तो सब चीज़ को SI यूनिट में बदलना है।
मतलब ऐसा ही यूनिट में विद्युत क्षेत्र का मान टेस्ला में होता है, मिली टेस्ला में नहीं। इसलिए मिली को किसने बदल दिया, टेस्ला में। मिली को टेस्ला में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिली को हटाकर उसका मान 10 के पावर -3 रख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलेंगे तो देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, कट कूट के हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पे या तो 0.1 मीटर बोलिए या उसको 1/10 बोल सकते हैं, और बट्टा में है यहाँ म्यू नॉट। अब देखिए म्यू नॉट का भी अपना एक मान होता है, उसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ये पाई से पाई गया, यहाँ पे ये 2 से 2 और ये 2 गया। अब हमारे पास देखिए क्या क्या बच रहा है। यहाँ ऊपर में बच रहा है 10 के पावर -3, 1/10 को हम लोग बोल सकते हैं 10 के पावर -1, और यहाँ बच रहा है 10 के पावर -7। एक काम करते हैं, सबको मिलाते हैं। आपको घातांक और करने का रूल पता होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, -4 बट्टा हो जाएगा 10 के पावर -7, फिर ये ऊपर जाएगा तो घट के हो जाएगा 10 के पावर -4 + 7 बराबर हो जाएगा 10 के पावर 3। 1000 वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 3 एम्पियर यानी 1000 एम्पियर। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। देखिए ये विद्युत ये क्या है, किसके अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेते इधर है, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है उसी के अनुदिश, उसी दिशा में, ठीक है, किसी आवेशित कण को मान लेते हैं कोई कण है जिस पर आवेश है +q, इस कण को इधरे गति दिया गया है, इधरे फेंका गया है, उसका वेग भी उधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर ही है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, किसी कण को जब चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का फार्मूला होता है वो आवेश गुने उस बल का वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, Fm मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है Q × V क्रॉस B। ये फार्मूला होता है। तो अब कह रहा है, अब इसको देखिए, तो इसको जब हम, अब इसका अगर हम अदिश रूप लिखेंगे तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे Q, और जब क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़िएगा तो वो आएगा VB। क्रॉस प्रोडक्ट को जब तोड़ते हैं तो साइन थीटा आता है, जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा ये V और B के बीच का कोण है, ठीक है। ये इसका मान हो गया, अदिश मान हो गया, केवल मैग्नीट्यूड आया। अब ये थीटा को जरा गौर से देखें, जिधर B जा रहा है, जिधर B जा रहा है उधर ही V जा रहा है। जब दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो उस केस में आपका थीटा का मान क्या लिया जाता है, 0 डिग्री। यानी हम थीटा की जगह यहाँ क्या रखेंगे, sin 0। sin 0 का मान क्या होता है, हीरो यानी 0। सबको क्या कर देगा ये 0, यानी उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अगर आप किसी आवेशित कण को फेंकिएगा तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी कार्यकारी चुंबकीय बल नहीं लगेगा, उस पर कोई भी चुंबकीय बल काम नहीं करता है। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a हो, फेरों की संख्या n हो, तो बहने वाली धारा I हो, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसे ये एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके सेंटर पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इसकी त्रिज्या r न देकर a दी गई है। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा देर पहले ही आपको बताया है। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या मतलब कितनी बार तार लपेटा गया है, फेरों की संख्या I ये सब दिया रहा है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2r। बस करना यहाँ क्या है, त्रिज्या की जगह क्या रख देना है, r की जगह क्या रख देना है, a रख देना है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ऑप्शन नंबर A का फॉर्मूला बन रहा है। हम यहाँ बड़ा वाला n लिखे हैं, क्वेश्चन में छोटा वाला n लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, यदि a पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ये का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए क्या है, वही वाला क्वेश्चन है।
कि एक वृत्ताकार लूप है या कुंडली है, उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया है बी है, कह रहा है कि उसके सेंटर पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बी है तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है धारा गुने क्षेत्रफल। ये जो लूप है इस लूप का क्षेत्रफल गुने इस लूप में बहने वाली धारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, वो है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण का एक और फार्मूला होता है, अगर एक तार है तो आई है और बहुत सारे तार लपेटा हुआ है तो हम इसी में एन आई ए जोड़ देते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है फेरों की संख्या गुने बहने वाली धारा गुने हमारा क्षेत्रफल, उस लूप का क्षेत्रफल जिसमें करंट बह रहा है। तो एक काम करते हैं, हमें तो ए नहीं दिख रहा है, यहाँ भी ए नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं वहाँ ए लगाते हैं, नीचे भी ए लगाते हैं। भाई हम किसी भी समीकरण में ऊपर और नीचे सेम चीज से गुना कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, म्यू नॉट और ये जो एन आई ए है अब ये बन जाएगा चुंबकीय आघूर्ण एम और यहाँ नीचे में बच जाएगा 2r a, ठीक है। तो हमें चुंबकीय आघूर्ण इस एम का मान निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है चुंबकीय आघूर्ण क्या हो। एक काम करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू एम को अकेले कर देंगे तो हो जाएगा B2BRA बाई म्यू नॉट। हमारा आंसर ये आएगा। देखिए तो कहाँ ये आंसर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि BA तो मिल रहा है, 2BA तो मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ 2BA मिल रहा है, नीचे में म्यू नॉट भी मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आर का कुछ लोचा यहाँ दिख रहा है। तो देखिए ज़बरदस्ती आंसर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। कैसे किया गया है, सिंपल सी बात है जी, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर किसी वृत्त का, त्रिभुज बोल रहे हैं सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर बराबर ए बाई पाई, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या आर बराबर रूट अंडर ए बाई पाई। बस करना क्या है कि हम इस आर को देखना नहीं चाहते, इसको अपनी नज़रों से दूर कर देना है। तो एम बराबर हो जाएगा 2b और इस आर को हम मारेंगे, गोली हटाएंगे इसको यहाँ से, 2ba बट्टा में हो जाएगा म्यू नॉट। और ये जो आर था इसको हम देखना नहीं चाहते थे तो उसको हटाकर हम ये लगा देंगे रूट अंडर ए बाई पाई। अब देखिए तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर हम मिलाने नहीं जाएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हमारा ये वाला मिल गया था कि नहीं, पहले 2ba बाई म्यू नॉट मिला। देखिए किस ऑप्शन में 2ba बाई म्यू नॉट दिख रहा है, इसी ऑप्शन में। तो आँख मूंद के यही ऑप्शन मारना था, यही आंसर होता है। लेकिन फिर भी चलिए आंसर को मिला के ही दम लेते हैं, यही आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक तो आते आते धुआं उड़ गया होगा कंसेप्ट का। चलिए आगे आते हैं। वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण को E और B के क्रसित क्षेत्र से अविच्छेदित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। बाप रे, इतना भयंकर हिंदी। चलिए अंग्रेजी में पढ़ते हैं। The essential condition for charged particle moving with velocity v to pass undeflected through a crossed electric field and magnetic field। देखिए क्रॉस्ड का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब समझते हैं, क्रॉस्ड माने जैसे ईसा मसीह को जब चढ़ाया गया था तो क्रूसीफाई किया गया था। क्रॉस माने होता है एक ऐसी आकृति जिसमें एक सीधी रेखा पर एक दूसरी रेखा हो, लंब हो। तो इसको ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे पे क्रॉस होते हैं, लंबवत होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये है विद्युत क्षेत्र और ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे क्रॉस हो, देखिए एक दूसरे पे एकदम खड़े हो, 90 डिग्री पर क्रॉस करते हो, उस केस में हम किसी आवेश को अगर हम फेंकना चाहते हैं, हम किसी आवेश को, ठीक है, ई और बी के क्रॉसित क्षेत्र से बिना अवक्षेपित निर्गत होने के लिए
अविक्षेपित निर्गत होने के लिए, अ माने होता है नहीं, अविक्षेपित माने भटकना। हम क्या करते हैं, देखिए किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ऐसे क्रॉस में है, और हम इस जगह से एक आवेश को विक्षेपित भेजना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं जब आवेश जाए तो न दाएं मुड़े, न बाएं मुड़े, न ऊपर मुड़े, न नीचे मुड़े, वो सीधे जाए, वो कहीं भी ना मुड़े, सीधे जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये है विद्युत क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर है एक आवेश, ठीक है, ये है एक छोटकू आवेश। मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, इसका मान है प्लस क्यू, इस आवेश का मान है। अब इसको हमने फेंका, तो जब हमने इसको फेंका तो ये थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं मुड़ना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम कहता है गति का कि कोई भी चीज़ अगर एक सीधी रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर लगने वाला एफ नेट बल का मान शून्य रहेगा। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान जब तक 0 है तब तक वो जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेगी, एकदम सीधे चलेगी बिना दाएं बाएं मुड़े हुए। यानी हम किसी तरह से ये पता कर ले कि इस आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है अगर वो 0 हो जाए, या ऐसा हम शर्त डाल दें, तब ये काम हो जाएगा। तो देखिए याद कीजिए चैप्टर नंबर 4 जो है उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वो चैप्टर नंबर 4 में कि जब किसी आवेश को विद्युत परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है, जैसे ये y एक्सिस के लॉन्ग है, ये z एक्सिस के लॉन्ग है, और हम आवेश को x एक्सिस के लॉन्ग फेंक रहे हैं, और इसका वेग भी इधरे है, तो फेंका जाता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करता है, ठीक है। उस पर 2 बल काम करता है, एक विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के कारण, एक चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण। पहले विद्युत बल को देखते हैं। अगर ये आवेश पॉजिटिव आवेश है तो इस पर विद्युत बल उधर लगेगा जिधर विद्युत क्षेत्र है, उसका फॉर्मूला होता है QE, और ये बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है, ये बल ऊपर की ओर लगेगा। अच्छा अब आते हैं, तो इस पर एक लगने वाला बल किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, विद्युत बल लगेगा। अच्छा अब आते हैं चुंबकीय बल देखते हैं। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र भी है और उसको ये चिरता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को फेंका जाता है तो ये रहा V और ये रहा B, तो उस पर एक चुंबकीय बल भी लगता है, और उसका फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा है। चुंबकीय बल बराबर होता है Q × V × B। तो ये जो चुंबकीय बल है ये किधर लगेगा, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, V × B का मतलब होता है V पे हाथ रखे, V माने जो इसका वेग है उस पर हथेली रखिए और किधर की ओर मुड़िए, B की ओर। तो देखिए ये जो V है वेग है आवेश का, उधर की ओर हथेली रखना है। अब मोड़ना किधर है, B की ओर, B किधर, इधर है, इधर से इधर की ओर मोड़ना है, कि स्क्रू कसना है ऐसे जब हम मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर की ओर जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से अंगूठा नीचे की ओर जाएगा। तो इसको जब हम मोड़ेंगे तो अंगूठा जाएगा नीचे की ओर, और जिधर अंगूठा हमारा जाएगा उधर ही लगेगा चुंबकीय बल। यानी अब मोटा मोटी हमने निकाल लिया कि विद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर, चुंबकीय बल लग रहा है नीचे की ओर। और विद्युत और चुंबकीय बल को इकट्ठा हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, FL बराबर होता है विद्युत बल बट्टा चुंबकीय बल। विद्युत बल का फॉर्मूला होता है QE और चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है Q × V × B, ऐसा। और वेक्टर फॉर्म में जब इसको तोड़िएगा तो इसको अदिश रूप में तोड़िएगा तो ये V × B को तोड़िएगा तो आएगा QVB sin थीटा, ऐसा आएगा, ये आएगा। अब देखिए, अब कल्पना ऐसे कीजिए कि एक ढेला है, ये ढेला को इधर जाना है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी ऊपर खींच रहा है, एक आदमी नीचे खींच रहा है। अब आप ही बताइए, अगर इस ढेला को सीधा जाना है, इधर जाना है, तो ऊपर वाला खींचेगा आदमी का ताकत और नीचे वाला खींचेगा आदमी का ताकत, मान लेते हैं ऐसा लग रहा है, 10-10 लग रहा है सब में। ये 10 से खींच रहा है, ऊपर 10 से खींच रहा है, नीचे 10 से खींच रहा है। तो देखिए ऊपर जितना ताकत से खींच रहा है उतना ही ताकत से नीचे खींच रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इधर जो खींच रहा है उसको कैंसिल करने वाला पीछे कोई बल नहीं है, इसलिए ढेला सीधे सीधे इधर जाएगा। लेकिन अगर अपना ताकत बढ़ा देगा, अगर ये 20 हो जाएगा
तो ढेला इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, यानी ढेला तिरछा जाएगा, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इसको सीधे जाना है, अविक्षेपित होते हुए जाना है, बिना विक्षेपित हुए, बिना दाएं बाएं मुड़े, ऊपर नीचे किए हुए सीधे जाना है, तो जितना इस पर ऊपर की ओर विद्युत बल लग रहा है उतना ही नीचे की ओर चुंबकीय बल लगना चाहिए। यानी ये विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर होना चाहिए, या न्यूटन के गति के प्रथम नियम से इस पर लगने वाला कुल बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, उन सब का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा तभी जा पाएगा कि इस पर लगने वाला विद्युत बल और इस पर लगने वाला चुंबकीय बल दोनों का मान बराबर हो। विद्युत बल का मान होता है QE और चुंबकीय बल का मान होता है QVB sin थीटा, जहाँ थीटा क्या है जी, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। वेग है x एक्सिस में, चुंबकीय क्षेत्र है z एक्सिस में। x और z एक्सिस के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो हो जाएगा QVB। ये फार्मूला निकल के आएगा। देखिए Q से Q कट जाएगा और उस केस में फार्मूला बनेगा हमारा किसका हमें फार्मूला निकालना है, आवश्यक शर्त है, उस केस में V बराबर हो जाएगा E/B। ये एक फार्मूला बन के आएगा। इसी को वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला कहते हैं कि वेलोसिटी क्या हुआ। टीवी में वो जो पुराना वाला जो टीवी आता था ट्यूब वाला, उसमें भी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होता था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो E=VB, ये फॉर्मूला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन को बनाने में कितना सारा कंसेप्ट लगता है, और आप लोग सीधे बस क्लास में पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं और चले जाते हैं, ऐसे थोड़े होगा। एक एक चीज़ को आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, हालत ख़राब हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ये वीडियो एक बार में नहीं बनता है, 3 बार 4 बार वीडियो बनाते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं, जो सबसे अच्छा वीडियो होता है वही अपलोड करते हैं। इस चक्कर में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और 3 से 4 घंटे खड़ा होकर वो भी कैमरा के सामने बोलना दुनिया का सबसे अजीब काम है। इसलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ अपना सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।